Hi Adil, good morning. Am I audible? Yes or no? Good morning, ma'am. Very good morning. प्रीवियस जो काम दिया था कल कर लिया आदर्श या नहीं किया? कर लिया मैम। क्या क्या किया? एनसीईआरटी पढ़ा, प्रीवियस ठीक ईयर है, किया। गुड। प्रीवियस ईयर कर लिए सारे? जी मैम। कोई डाउट? नहीं, डाउट तो नहीं है। चलो बढ़िया। आज मैं फिर अभी क्लास खत्म करते मॉड्यूल अपलोड कर दूंगी, ठीक है? मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कर लेना। जी मैम। ओके, शीतल तुमने किया? ऑलराइट, ग्रेट। दैट्स आप बस इतना ही करना है, साथ साथ करते रहोगे ना चीजें तो पाइल अप नहीं होंगी और समझ में आएगा। हाय आदिल, हाउ आर यू? Am I clearly audible to you? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, कैसे हो? Fine. This is your first class with me, right? Yes. All right, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग बहुत नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं तो कोई परेशानी आएगी नहीं तुम्हें वैसे। चलो लेट मी नाउ अभी अपन शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? सेल वाली यूनिट है हमारी। वी हैव 3 चैप्टर इन दैट यूनिट, बायोमोलिक्यूल्स, सेल, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तीनों के तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे उसमें, ठीक है? 11th में हमने ये पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें याद हो। चलो बायोमोलिक्यूल्स, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स बताओ मुझे फटाफट से। आदर्श, व्हाट इज या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमोलिक्यूल? बस इतना सा बता दो, बाकी तो चैप्टर मैंने ही बताना। आदिल, any idea? Study of biology in molecules. Not study exactly. Macromolecule, शीतल, that is a further sub type of biomolecules. देखो बायो का मतलब होता है लिविंग। जहां भी बायो तुमको दिख जाए ना, मतलब मैं तो यही करती हूँ, मुझे अगर मैं भूल भी गई तो ठीक है, आई ट्राई टू स्प्लिट द टर्म। सो बायो मीन्स लिविंग मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स, द केमिकल्स। जो तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में तुम इतना, इट बायोमोलिक्यूल इज पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बीइंग के वहां पे तुम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हो, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, उनके बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हो, है ना? साइक्लिक रिंग, चेन वाले स्ट्रक्चर, ब्रांच वाले स्ट्रक्चर, सब कुछ पढ़ते हो। तो वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है इसमें। सो बायोमोलिक्यूल्स मींस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग, उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ध्यान से समझना ये चैप्टर, क्योंकि अक्सर बहुत ऊपर से जाता है बच्चों के लिए। तुम लोगों का कैसा था ये 11th में? पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अच्छा लगा, नहीं लगा? भी छोड़ दिया। वेरी नाइस। शीतल तुम भी बताओ। आधा आधा। चलो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, बायोमोलिक्यूल छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं 11th में। मैंने भी अपनी 11th में छोड़ दिया था, मैं भी छोड़ के गई थी। हाँ बोलो आदिल, कुछ कह रहे हो? मैडम 2 नंबर का था 11th में, इसलिए छोड़ दिया था मैंने तो। चलो कोई नहीं, हम नीट में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन है ना, हमें 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी हमारा कॉलेज मिस हो सकता है, हमारी रैंक हजारों पीछे चली जाएगी 1 नंबर से। तो अभी तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें सब बहुत अच्छे से करना है। चलो, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग, राइट? सो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स हमारे हैं, उनके पास दे हैव वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। उसी को हम बोलते हैं सेल पूल, ठीक है? क्या बोलते हैं हम? सेल पूल। तो अभी बहुत बेसिक सा इंट्रो करेंगे हम। सी हियर, comparison of elements present in non-living and living matter. You can see here percentage of hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur on earth crust. अर्थ के क्रस्ट पे कितना है और ह्यूमन की बॉडी में कितना है। जैसे ऑक्सीजन देखो, अर्थ की क्रस्ट पे इट इज 46.6% एंड इन आवर बॉडी इट इज 65%। कितना ज्यादा है ना? नाइट्रोजन हमारे में 3.3% है। कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन इज 0.5%। So these are the comparative values. These are important. We are going to learn them. All right. So अभी just give me a second, please. हाँ देखो, तो मॉलिक्यूल्स हमें पता है बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? सेल पूल होता है, पूरा बहुत बड़ा सेल पूल होता है हमारी बॉडी में। और मेजरली हम उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। अगेन हम केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर बात करें, सो वी क्लासिफाइज देम इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक, ठीक है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं बता सकते हो कुछ? एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड यू रिमेम्बर? हाय वर्षा।
हेलो मैम। नेट ठीक चल रहा है? यस मैम। ऑल राइट। सी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड, they are made up of amino acid. Carbohydrates mostly we call them polysaccharides as well, ठीक है, and fats so होते हैं हमारे पास, and apart from that we have nucleic acid as well. Any example of nucleic acid? कोई example दे सकते हो मुझे nucleic acid का? They all are organic compounds. Any example of nucleic acid? I got something. Absolutely correct, Sheetal. That is DNA, deoxyribose nucleic acid. Okay. Now we have inorganic. So inorganic, mineral ions. Okay. Salts, water. We have various gaseous component as well. Okay. So they all are inorganic compounds. अब the point is, एक बहुत छोटा सा term है जो NCERT में mention है कि if we need to find out, right, which Excuse are me, those ma'am. organic. हाँ वर्षा बोलो. मैम ये कौन से टॉपिक आपने All करवा right. रहे हो? I'm really sorry. So अभी क्या होता है कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ, कि कैसे, ठीक है, कि you need to find out which are those organic substances are present, और हम कैसे पता लगाते हैं कि जी हमारी बॉडी में प्रोटीन है या कार्ब है या फैट है या न्यूक्लिक एसिड है. So what we does, just imagine if we have a living tissue, ठीक है, what we need to find कि what kind of organic substance is present in this, ठीक है. Now what we are going to do, we are going to grind this living tissue with Cl3COOH. Just a second. हम क्या करेंगे, इस living tissue को we are going to grind with trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये. अब जब हमने इसको ग्राइंड कर दिया, what we are going to find here कि यहाँ पे एक thick slurry form हो जाएगा, right? A thick slurry is going to form, and when this slurry, एक पेस्ट बन गया, ठीक है, एक पेस्ट बन गया हमारे पास. Now we are going to filter this strain through cheese or cotton, right? Through a filtrating unit हम filter करेंगे. अब जब आप इसको फिल्टर करोगे, ठीक है, because this is an acid, आपने एसिड के साथ ग्राइंड किया है, ठीक है, तो किसी भी चीज को जब आप फिल्टर करोगे तो मान लेते हैं फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन है, तो कुछ अमाउंट होगा जो फिल्टर हो जाएगा, कुछ अमाउंट होगा जो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट. तो दिस इज फिल्ट्रेट. और दूसरा कुछ अमाउंट है जो फिल्टर नहीं हुआ, ठीक है, जो फिल्टर नहीं हुआ, जो यूनिट के ऊपर ही रह गया, उसको हम बोलते हैं एसिड. बहुत बड़ा नहीं, इसका मतलब वो उसको फिल्टर नहीं कर पाया बिकॉज दैट इज वेरी लार्ज इन अमाउंट. सो दैट इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. और जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर हो गया, क्यों, क्योंकि वो सॉल्युबल था, वो सॉल्युबलाइज हो गया उस एसिड में, तो उसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में होते हैं ना, हाँ जी वर्षा रिकॉर्ड हो रही है, नो डाउट, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, सो वी फाउंड two components, one, ठीक है, that is acid insoluble fraction and the second one is acid soluble fraction. acid insoluble fraction क्यों insoluble था, because उनके particles का size बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है, that is more than 10,000 Dalton, that is more than Dalton, ठीक है. उनको हमने क्या बोला, मैक्रोमोलिक्यूल्स. क्या बोला हमने, मैक्रोमोलिक्यूल्स, या बायो मैक्रोमोलिक्यूल टर्म भी हम यूज करते हैं, ठीक है. उसके बाद जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन था, जो नीचे में सॉल्युबल फ्रैक्शन था, वी कॉल्ड देम माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, विद द मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 Dalton.
800 तक है तो ये है, 10,000 से ऊपर है तो दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो यानी जितनी भी सिंगल यूनिट होती है ना, जितनी भी सिंगल यूनिट होती है, जैसे प्रोटीन के सिंगल यूनिट है अमीनो एसिड, प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स बट अमीनो एसिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, सो दैट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल अमीनो एसिड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, और हमारा जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है इसमें हमारे होते हैं प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स यानी फैट्स। अब यहाँ पे वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू लेटर ऑन। इतनी बात समझ में आई सबको? वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई द माइक्रोमोलिक्यूल्स, द बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी। ठीक है, so we did this experiment and we classified them into two categories, biomacromolecules, biomicromolecules. Macro यानी insoluble, micro यानी soluble fraction. Macro का size is more than, molecular weight is more than 10,000 Dalton and the micro are between 18 to 800 Dalton. Is it clear everyone? आदिल, शीतल, आदर्श, वर्षा, क्लियर है इतना? ठीक है, अक्सर देखो अमीनो एसिड माइक्रो है, उसका जो कॉम्प्लेक्स यूनिट है दैट इज मैक्रो। ठीक है, लिख लिया? तो आगे चलूं मैं? मैम लिखना है, 1 मिनट लिख लो। See, you can see biomacromolecules here. ठीक है, see molecular weight 18 to 800 Dalton मैंने अभी बताया। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, नीचे फिल्ट्रेट है, यानी एसिड सॉल्युबल जो फिल्ट्रेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। अभी हमने लिख लिया है ये सब। ठीक है, तो मैं आसानी से समझ में आएगा। सी मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस 10,000 एंड अबव। ठीक है, दे ऑल आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे ऑल आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स। अब मैंने बताया था लिपिड्स के बाद कुछ एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, देखो सी एक्सेप्ट लिपिड्स, व्हाई कि द पॉइंट इज कि हम बोल रहे हैं जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, मोर देन 10,000। लेकिन जो लिपिड्स होते हैं ना, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 800 डाल्टन। और 800 को तो हमें माइक्रो की कैटेगरी में डालना चाहिए था, या इसको नीचे चला जाना चाहिए था। मतलब दे शुड बी इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाई इट हैपेंस आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। सी ये डिफरेंस वही सेम लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000, मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000, पॉलीमेरिक एक्सेप्ट लिपिड्स। Molecular weight of lipids is less than 800 Dalton, then why lipid comes under macromolecular fraction? ऐसा क्या हो जाता है कि इवन दो उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है लेकिन वो फिर भी फिल्टर आउट नहीं हो पाता। नाउ वी कैन सी हियर जो लिपिड्स होते हैं ऐसा होता है। ठीक है, सेल में भी ये देखो ना, ये वाला कि जब भी हम लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं हमें पता है इनका एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो होता क्या है जब आप ग्राइंड करते हो ना इसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज जो लिपिड्स होते हैं ना उनकी कॉम्पोजिशन में चेंज आना लग जाता है, और जो लिपिड में कॉम्पोजिशन में चेंज आने शुरू हो जाता है और वो ऐसे बड़े बड़े वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिपिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेसिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जो वेसिकल होता है दैट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। अब जब सॉल्यूबल ही नहीं होता तो वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल पूल में रह जाता है, वो फिल्टर आउट नहीं हो पाता है। सो इवन दो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल बट दिस इज द पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। आई बात समझ में? दिस इज अ वेसिकल, हेड बाहर टेल अंदर। ठीक है, दिस इज वेसिकल हियर, राइट इट डाउन एंड ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। Lipids are not clearly macromolecules, but they are the membrane fragments in the form of vesicle. तो अभी तक में समझ में आया? ठीक है, हमने अब सारा वो देख लिया क्लासिफिकेशन कि मैक्रो माइक्रो के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स को। नाउ हियर यू कैन सी एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल। वाटर का परसेंटेज 70 to 90% is water within our cell, we know that. उसके बाद major component is protein, protein is a macromolecules, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सब मैक्रो है। ठीक है, इनका जो बेसिक यूनिट है जिससे मिलके ये बने होते हैं वो माइक्रो होती है। एक सेकेंड शीतल जा रही हूँ,
ठीक है। सो कॉम्पोजिशन ये याद रखनी है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक विद इन अ सिंगल सेल वाटर इज 70 to 90%, प्रोटीन इज 10 to 15% एंड कार्ब्स आर 3%। इतना तो आपको याद रखना ही है। ये लो शीतल। सो पहला टॉपिक हमने देख लिया, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर है तुम लोगों को सबको? सेकंड टॉपिक पे चले हम लोग। आदर्श, शीतल, आदिल, इज इट क्लियर एवरीवन? ऑल राइट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, कि व्हाट आर मेटाबोलाइट्स। ठीक है, कि बहुत सारे हमारी बॉडी जो होती है जब वो केमिकल रिएक्शंस कॉज करती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इट प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? तो उसी के हिसाब से हमने उनको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सी, मेटाबोलाइट। व्हाट इज अ मेटाबोलाइट? सबसे पहली बात तो, उसके बाद हम सेकेंडरी प्राइमरी जो भी हमें बात करनी है हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, सो मेटाबोलाइट इज द इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या होता है ये? इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट होता है आपके मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन का, उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट। ठीक है, नॉर्मली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही आपके होते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, जैसे शुगर हो गया, जैसे रबड़ हो गया, बहुत सारे ड्रग्स हो गए, दे ऑल आर मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स को वी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, देखते हैं। अगर तुम्हें याद रखना है बहुत सिंपल से टर्म्स में हम याद रखेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी जो मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनमें काम आते हैं। मेटाबॉलिक यानी केमिकल प्रोसेस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बारे में हमने बात किया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का प्रोड्यूस होना। ठीक है, दे ऑल आर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सो हमारी बॉडी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करती है जो हमें सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, लिपिड, फैट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें इतना कुछ चाहिए होता है। सो वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटाबोलाइट प्राइमरी वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं कि बहुत सारे फंजाई प्लांट्स ना ऐसे कुछ कंपाउंड्स मैम फिर से समझाना। समझाती हूँ, चलो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी यानी मेन, द बेसिक। दे आर दोज केमिकल्स, दे आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में, यानी उनके बिना आप अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? ठीक है, ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट नहीं है तो भी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ठीक है, सो वी डू नीड दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे आर इसेंशियल फॉर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड वी कॉल देम प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं, या फिर amino acid, sugar, chlorophyll as well. Chlorophyll is must for photosynthesis in plants, etc. ठीक है, आई बात समझ में वर्षा अभी? यस मैम। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कि व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि प्लांट्स, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं which are not involved in basically metabolic processes. ठीक है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि जैसे मान लेते हैं रबर, प्लांट्स रबर प्रोड्यूस करते हैं, रबर हमारी बॉडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं रुक रहा उसके बिना, बट रबर की इकोनॉमिक वैल्यूज हैं। ऐसे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, मसाले होते हैं। मसालों का क्या रोल है हमारी बॉडी में, नहीं भी खाओगे तो चलेगा, है ना, बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट काम उनसे नहीं हो रहा, बट यस उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, वो हमारे लिए यूज हम करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में पार्ट नहीं लेते, बट दे डू हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। They have ecological importance. ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? If yes, give me a quick thumbs up फटाफट से, फिर आगे चलते हैं हम। See, the role of secondary metabolite is not clearly known, but they are usually of ecological function. Rubber, drugs, spices, and we did discuss so many examples: alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, color pigments, scents, gums, spices, etc. Of course, we have very huge list of these. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, all right, we have some questions here. Just read the question number 1, 2, and 3 and give me the answer over chat box. फटाफट से। ठीक है, वर्षा को फर्स्ट का ये लगता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स मैम 18 to 800 डेल्टन। थर्ड का सी। थर्ड का सी। बाकी लोग भी बताओ आंसर मुझे। ये तो मुझे वर्षा ने आंसर बता दिया, आदर्श ने भी एग्री यही है कर लिया है ना? मैम, ये है। आदर्श सही लग रहे हैं तुम्हें तीनों आंसर? जी मैम। ऑल राइट, आदिल, शीतल, आप दोनों भी दो आंसर फटाफट से। ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट, ओके। BAC, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। BAC, फ्लेवोनॉइड इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट 18 to 800 और परसेंटेज ऑफ सेल्यूलर मास फॉर्म बाय वाटर is 70 to 90%. Absolutely correct. All right, we have 2 more questions here. चलो करो फटाफट से। Macromolecules represent I got the answer from Cheetal. This is मैम फिफ्थ वाले का है एसिड सॉल्युबल पूल, और फोर्थ वाले का वही शीतल वाला ही है मेरा भी। ठीक है। आदर्श, आदिल, सेम। ठीक है, चलो। मैक्रोमोलिक्यूल्स रिप्रेजेंट मैक्रो यानी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एंड माइक्रोमोलिक्यूल रिप्रेजेंट सॉल्युबल फ्रैक्शन। बहुत इजी थे, है ना? बस ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, इतना हमें क्लियर है। अब हम शुरू करेंगे एक एक करके बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, मैंने बताया बायोमोलिक्यूल्स यानी मैक्रो एंड माइक्रो या मेजर बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने प्रोटीन्स पता है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स पता है, हमें फैट पता है। ठीक है, कि ये तो हमारे मेजर मॉलिक्यूल होते ही हैं, तो ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड व्हाट आर पॉलीसेकेराइड? लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। पॉली यानी बड़ी लंबी लंबी चेन्स। लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, एंड व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं, दे आर कंपाउंड्स का, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। शुगर, जितना भी हम शुगर बोलते हैं, दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? जल्दी बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ मुझे। C6H12O6। एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है वर्षा, एकदम ठीक है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्ब, जो हम बोल सकते हैं कि ये तो हमें पता ही होगा, और कुछ तो किसी को पता ना हो बट ये जरूर पता होगा। सो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम बात करें कि ऑलराइट कि ये कार्बोहाइड्रेट है, चलो बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या, सबसे इसका यहाँ पे वी कैन सी कार्बन, वी कैन सी हाइड्रोजन, वी कैन सी ऑक्सीजन। सो आई कैन राइट हियर जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो कार्ब्स होते हैं, दे आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और रेशियो क्या होता है? 1
2:1, यानी इन जनरल CnH2nOn। देखो ना, 6 12 6 मोस्टली यही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? मैम हाँ बोलो। मैम मतलब जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होंगे वो सारे CHO से ही बने होंगे। हाँ, CHO से ही बने होते हैं। ठीक है, उनके Okay. डेरिवेटिव्स होंगे तो कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, हाँ। बट बेसिक यही होता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो, तो यानी हम बात कर रहे हैं अभी पहला टॉपिक अपना, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया कि रेशियो ये होता है। अब क्या होता है, फर्स्टली वी हैव स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, छोटू छोटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मैं कह सकती हूँ माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स, मोनो यानी सिंगल यूनिट, मोनोसेकेराइड यानी सिंगल यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। डेराइव्ड मोनोसेकेराइड, जैसे मैंने बताया ना कि बेसिक फॉर्मूला वही है, बट कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो मोनोसेकेराइड से जो डेराइव्ड हुए हैं। उसके बाद मतलब जैसे ग्लूकोज, सिंपल हम सिंगल चेन बनाते हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, दैट इज मोनोसेकेराइड। अब इसमें 2 जुड़ जाएंगे तो डाइसेकेराइड हो जाएगा, 3 जुड़ जाएंगे तो ट्राइसेकेराइड हो जाएगा। और ऐसी छोटी छोटी चेन्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, लॉन्ग चेन लार्ज कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में, अब एक एक करके। चलो, पॉलीसेकेराइड्स आर चेन और लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ये एक मॉलिक्यूल है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, इसकी खूब लंबी चेन होती है तुम्हारा पॉलीसेकेराइड। सी कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड छोटी चेन, पॉलीसेकेराइड यानी लंबी लंबी चेन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स की। ठीक है, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोनोसेकेराइड। क्या होते हैं मोनोसेकेराइड? ठीक है, मोनोसेकेराइड मतलब भी फर्दर टूट नहीं सकते इनको, और से ज्यादा क्या तोड़ोगे, बिकॉज दे आर दी बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होते हैं। तो आई कैन राइट हियर दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। 2 होंगे, डाइसेकेराइड है तो उसको तोड़ सकते हो, मोनो को कैसे तोड़ोगे? सो आई कैन राइट हियर they cannot be hydrolyzed into smaller component। ठीक है, नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं ऑफ 3 to 7 कार्बन, 3 से 7 कार्बन, और मोनोसेकेराइड है, सिंगल यूनिट है, तो व्हाट आर दे आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 से 7 कार्बन मैंने बोला। ठीक है, 3 से 7, यानी कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3 ही कार्बन हो, कोई ऐसा भी होगा जिसमें 4 ही कार्बन हो, या 5 कार्बन, या 6 कार्बन, या 7 कार्बन, पर होगा एक सिंगल ही, तो वो हो गया तुम्हारा, इसे 6 कार्बन का हो गया, या 5 कार्बन का होगा तो ऐसा होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, सो इन एनी केस क्या होगा, वो होगा आपका शुगर मॉलिक्यूल ही। तो उसके बेसिस पे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ट्रायोज, ट्रायोज शुगर। क्या बोलते हैं? ट्रायोज शुगर। 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं इराइथ्रोज शुगर, सॉरी इराइथ्रोज तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, टेट्रोज। 4 यानी ट्रेट्रोज, 5 यानी पेंटोज शुगर, 6 यानी हेक्सोज शुगर, और 7 यानी हेप्टोज शुगर। हमारे जो सिलेबस में है,
हम 3, 4 और 7 कार्बन वाले शुगर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं डिटेल में। हम किन के बारे में पढ़ते हैं? हम पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर के बारे में पढ़ते हैं। सो दीज टू आर इम्पोर्टेंट हेयर। जैसे हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल्स अगर मैं तुमको बताऊं, ग्लूकोज का नाम हमने सुना है, 6 कार्बन का है। फ्रक्टोज सुना है? आर वी फेमिलियर विद द टर्म फ्रक्टोज? किस किसने सुना है नाम? जस्ट रेज योर हैंड। ऑल राइट, तो यानी फ्रक्टोज इज ऑल्सो हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन का शुगर है। गैलेक्टोज सुना हाँ सुना हुआ है ना? सबने सुना है गैलेक्टोज, दिस इज ऑल्सो हेक्सोज शुगर। मैनोज, मैनोज इज ऑल्सो अ हेक्सोज शुगर। और हेप्टोज के बारे में अगर हम पढ़ें, ठीक है, राइबोज, व्हाट इज राइबोज? कहाँ पढ़ा है राइबोज शुगर? जल्दी बताओ। डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हो? डीऑक्सी राइबोज, है ना? एब्सोल्युटली करेक्ट शीतल, डीएनए आरएनए। तो राइबोज इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लिक एसिड होता है तो न्यूक्लिक एसिड में भी शुगर होता है। कौन सा होता है? 5 कार्बन का शुगर होता है जिसको हम राइबोज बोलते हैं। तो राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, दे आर 5 कार्बन शुगर। तो हम ये हमारे सिलेबस में ये हमें मोनोसेकेराइड में हेक्सोज और पेंटोज शुगर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले हेक्सोज शुगर के बारे में, ठीक है। स्लाइड लिख लेना, वो ना लिखियो तो बता देना। I'll go back. चलो, हेक्सोज शुगर मतलब सीधी सी बात है 6 कार्बन शुगर है। अब होता क्या है, जो शुगर होते हैं ना कि हमें पता है कि शुगर का ना एक बेसिक कंपोनेंट होता है कि मान लो जैसे ग्लूकोज बताती हूँ मैं सबसे पहले। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इनके साथ ना एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप अटैच होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO होता है, यस, ये होता है एल्डिहाइड, यस और नो? तुम्हारी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी है मुझसे वैसे। जैसे C6H12O6 को अगर तोड़ोगे ना सिंगल चेन में तो कैसा बनेगा? तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसी चेन होती है, ये देखो कार्बन चेन है, 6 कार्बन, 4, 5, 6, ठीक है। और एक क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड यानी लास्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन पे ये CHOO। या कई बार कुछ शुगर ऐसे होते हैं, जैसे दूसरा हम कोई और शुगर अगर ले 6 कार्बन वाला, 6, तो बीच में एक तुम्हारा कीटो ग्रुप अटैच होता है। तो जो हेक्सोज शुगर होती है, दे कैन आइदर हैव आइदर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच टू देम और कीटो ग्रुप अटैच टू देम, ठीक है। जो एल्डिहाइड ग्रुप वाले शुगर्स होते हैं, जहां एल्डिहाइड होते हैं, तो ग्लूकोज कॉल्ड एज एल्डोज शुगर। क्या बोलते हैं हम उनको? एल्डोज शुगर। ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, उसके पास एल्डिहाइड होता है, ठीक है। उसके बाद जिनके पास कीटो ग्रुप होता है, दे आर कॉल्ड एज कीटोज शुगर। क्या ये एल्डिहाइड और कीटोज पता है तुम लोगों को? केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यस और नो? फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है ना केमिस्ट्री में? यस तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो, तो पहली चीज कि हमारे पास ये मोनोसेकेराइड है, हम हेक्सोज शुगर के बारे में पढ़ रहे हैं। हेक्सोज यानी 6 कार्बन, है ना? 6 कार्बन में अब इनके साथ फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन ग्रुप होता है, पहली चीज। उसके बाद ये जो बाकी बचे हुए पॉइंट रह जाते हैं, बाकी जो बचे हुए पॉइंट होते हैं, हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, लेकिन इनके पास ना सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होता है, इनके पास खूब सारे OH भी होते हैं। मतलब ये है ना 4 है, तो एक H होगा और एक OH होगा। इसके पास भी एक H होगा, एक OH होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक H होगा, एक OH होगा। So they have many OH group attached to their chain. So that's why I can say they are a polyhydroxy compound. They are polyhydroxy compounds. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मेनी OH ग्रुप अटैच्ड टू इट।
इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? यस और नो? जल्दी से बताओ मुझे, इतना पता चलेगा तभी स्ट्रक्चर्स पढ़ पाओगे सबके। क्लियर है इतना? मैम चलिए, लास्ट पॉइंट एक बार फिर से। इनके पास बहुत सारे OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक है, OH group, many OH group attached into their structure. That's why they're also called as polyhydroxy compounds. ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हेक्सोस होता है ना शुगर OH। को। हाँ, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम हेक्सोज शुगर पढ़ रहे हैं। हेक्सोज शुगर मतलब 6 कार्बन वाली शुगर। तो 6 कार्बन वाली शुगर का पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ठीक है। एंड ग्लूकोज इज एन एल्डोज शुगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डोज शुगर? बताओ मुझे फटाफट से, चलो अभी बताया मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डोज शुगर? लो अब बताओ, ढूंढो इस पेज में और बताओ। They have aldehyde group. जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। Absolutely correct, Sheetal. Absolutely correct, Varsha. They have aldehyde group attached to them. ठीक है, so that's why they're called as aldose sugar. ठीक है, अब क्या होता है इनमें वो देखते हैं। सी, अब जो ग्लूकोज होता है डेफिनेटली हमें पता है रिंग्स होती हैं, जो शुगर होती है वो रिंग्स में होते हैं, बट नॉर्मली दे आर फाउंड इन 2 फॉर्म्स, आइदर इन ओपन और रिंग चेन। देखो ये रहा ग्लूकोज, ये रिंग वाला है। मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म। बुक में इतना ही है, बस इतने में एक्सप्लेन कर दिया है। बस ये डायग्राम बना हुआ है, तुम्हें उससे समझना है। दिस इज द रीजन कि हमें 11th में समझ नहीं आती हैं चीजें, हम मिस कर देते हैं, बट हम डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तभी तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। तो पहले मैं बनाऊंगी सिंगल चेन इसकी, ठीक है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, पहली चीज ये। एंड इट्स एन एल्डोज शुगर, तो इसका मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास। ठीक है, ये इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO अटैच्ड है। बाकी अब मुझे ये हो गए कार्बन सिंपल, तो मैं इसके बॉन्ड्स बना देती हूँ। और मैंने ये भी बताया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बनाना शुरू करती हूँ, कार्बन 2 से OH। ये सिंगल चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इसका हो जाता है हाइड्रोलिसिस होता है, यानी इसमें से वाटर रिमूवल होता है और ये चेन की फॉर्म में आ जाता है। तभी तो रिंग की फॉर्म में, हेक्सागोनल रिंग, 6 कार्बन का रिंग आएगा ना। कैसे होगा, कैसे हाइड्रोलाइज होगा, ये देखो इधर, यहाँ से ये कौन सा कार्बन है, 5th कार्बन है। किस पॉइंट से जुड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कार्बन नंबर यहाँ से है ना, ये देखो ये, ठीक है, ये रहा एक। सो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, और ये रहा 6ठा कार्बन, ठीक है। और हेक्सागोनल रिंग है, यानी जो ऑक्सीजन है वो पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में है। किसके बीच में है, पहले कार्बन और 5वें कार्बन। 6ठा कार्बन तो फ्री है साइड में, ठीक है, ब्रांच बना रहा है। तो यानी पहला कार्बन और 5वां कार्बन के बीच में रिएक्शन होगा, और यहाँ से होगा रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से OH आएगा 5वें कार्बन से, और यहाँ से H निकलेगा, H2 है ना, राइट। तो ये OH और H से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होकर। वेरी गुड। ये वाटर रिमूव हो गया तो इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी फ्री, और ये ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है तो वो फ्री करके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और ये यहाँ से जुड़ जाएगा। मतलब ये तार है एक, वहां से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट जुड़ गया, और कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा। फिर ये यहाँ से ये बन जाएगा O, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। 1 2 3 4 5, और ये तुम्हारा एक 6ठा कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, और ये 6ठा कार्बन तुम्हारा ये वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये CH2OH, ये दिस इज योर 6th कार्बन। आई बात समझ में? और दिस इज दी हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग क्यों है,
कार्बन बेशक यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, पर एक ऑक्सीजन भी है, तो इसकी शेप कैसी है? हेक्सागोनल। दिस इज अ हेक्सागोनल रिंग। बात समझ में आई सबको? यस और नो? स्ट्रक्चर समझ में आया ग्लूकोज का? ऑलराइट, आदिल क्लियर है? आदर्श ग्रेट, वर्षा ठीक है। देखो इतना समझ में आ गया तो अब तुम भूलोगे नहीं। और ये इसको पायरेनोज रिंग भी बोलते हैं, ऐसी हेक्सागोनल रिंग जो होती है ना उसको हम बोलते हैं पायरेनोज रिंग, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप और क्या हो रहा है OH ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड बना है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? ये बॉन्ड हमसे पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। क्या है? व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? बिटवीन एल्डिहाइड एंड OH ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड एंड OH ग्रुप, दिस इज व्हाट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट। और हमेशा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या रिमूव है? रिमूवल ऑफ H2O। दोबारा बताएगी ना वीडियो तो आएगी, नोट्स तो बनाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे चले अब हम। चलो, तो 6 कार्बन हम एग्जॉस्ट शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। हम एग्जॉस्ट शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। मैम पहला 1 मिनट लिख लो। हाँ लिख लो। चलो, अब तुम्हें ये समझ में आएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी सब तुम्हें बहुत प्यार से समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड एग्जॉस्ट शुगर की। ग्लूकोज के बारे में हमने बात की, अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज, ठीक है। देखो ये रहा ग्लूकोज, ये रहा फ्रक्टोज। कमाल की बात पता है क्या है? दोनों का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो, ये हेक्सोज दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? पेंटोज दिख रहा है। 1 2 3 4 5 है ना, तो ये पेंटोज है, पर है ये हेक्सोज ही। कैसे? क्या हो रहा है मतलब कैसे? हेक्सोज है क्योंकि 6 कार्बन है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो रिंग है, वो पेंटागोनल रिंग बन रही है, वो पेंटियोज रिंग नहीं बन रही है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। जो ये डायग्राम हमें सेकंड वाला दिख रहा है, दैट इज फ्रक्टोज। सो जो ग्लूकोज थी वो भी हेक्सोज शुगर थी, फ्रक्टोज भी हेक्सोज शुगर है, क्योंकि दोनों में कार्बन है 6। लेकिन ग्लूकोज जो थी वो एल्डोज शुगर थी, और फ्रक्टोज जो है वो कीटोज शुगर है। व्हाट आर कीटोज शुगर? OH ग्रुप विद मिडिल कार्बन। कीटो ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, सीधी सी कीटो बात है ना। तो एल्डिहाइड ना होके कीटो ग्रुप होगा। तो इसका पहले मैं सिंगल स्ट्रेट बनाऊंगी, फिर मैं रिंग बना के दिखाऊंगी तुमको। तो कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 कीटो ग्रुप है। चलो बिल्कुल 6 5 4 नंबर डाल लेते हैं, कई बार भी गलती हो जाती है ना बनाने में। तो यानी फर्स्ट कार्बन पे तो होता तो एल्डिहाइड होता, तो एल्डिहाइड तो नहीं है, कीटो ग्रुप है। सेकंड कार्बन पे यहाँ पे तुम्हारा कीटो ग्रुप अटैच है इसके साथ, ठीक है। डबल बॉन्ड O हो गया, तो ये आपका कीटो ग्रुप हो गया। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। तो 2 3 4 वैलेंसीज की पूरी। अब यहाँ से हम आ जाते हैं H OH। OH हमें पता है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, H OH। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रक्टोज। बस फर्क सेम है, बिल्कुल नंबर सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस पहले ही एल्डिहाइड था, अभी कीटो ग्रुप है। अब यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा? सेम चीज होगी, लेकिन यहाँ बॉन्ड किसके और किसके बीच में बनेगा? वहां पहले और 5वें में बना था, यहाँ दूसरे और 5वें में बनेगा। किसमें बनेगा? दूसरे और 5वें में बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बॉन्ड बनेगा? यानी ये और ये दूसरा और छठा कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, दूसरा और छठा। यानी ये ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ है मेरा सेकंड कार्बन, एक तरफ मेरा कौन सा है? सेकंड कार्बन, और दूसरे एंड पे मेरे ऑक्सीजन के, देखो एक तरफ सेकंड कार्बन यहाँ पे, और दूसरे एंड पे मेरा 5वां कार्बन। तो ऑक्सीजन के एक एंड पे मेरा सेकंड कार्बन आएगा, दूसरे एंड पे मेरा 5वां कार्बन। यानी सेकंड के बाद यहाँ पे थर्ड आ गया, थर्ड के बाद यहाँ 4 आ गया, और 4 के बाद यहाँ 5 आ गया। अब 1 और 5 तो मिसिंग है ना, ये वाला फ्री है और एक ये रिंग इसकी बन गई है, इस वाले पोर्शन की रिंग बन गई है, ये दोनों फ्री है, पहला और छठा फ्री है। यानी ये फर्स्ट कार्बन यहाँ पे फ्री है और सिक्स्थ कार्बन यहाँ पे फ्री है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द पेंटागोनल रिंग।
बात समझ में आई? यस और नो? यस। ठीक है, चलो बनाओ इसको। और एक ना नोट डाल के एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमने बात की है ना अभी, दो हेक्सोज शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, प्रीवियस ईयर करोगे तो तुम देखोगे सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन यहाँ से नीट में पूछा जाता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग। तो अभी दो शुगर हमने पढ़े, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ ऑफ देम आर हेक्सोज शुगर, वन इज एल्डोज, सेकंड इज कीटोज, बट बोथ ऑफ देम आर रिड्यूसिंग शुगर। एक का तुम्हारा हेक्सागोनल रिंग होता है और एक का तुम्हारा पेंटागोनल रिंग होता है। ठीक है, बनाओ इसको फटाफट। तो यानी हम पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन दोनों के स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हमने किया आज इंट्रो, मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड वी स्टार्टेड विद द कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल डिस्कशन की और मोनोसेकेराइड्स की हम बात कर रहे हैं। हेक्सोज शुगर हमने पढ़ लिया, पेंटोज शुगर, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी जितना हमने किया क्लियर है ना सबको? एनी डाउट, कोई भी दिक्कत या समझ नहीं आया? आदर्श, शीतल, आदिल, वर्षा, एवरीथिंग क्लियर? शीतल, मैम क्लियर है सब कुछ। ऑल राइट, दैट्स गुड। अभी बस थोड़ा सा एनसीईआरटी में तुमको मुश्किल से 1-1.5 पेज का है ये, तो जस्ट गो थ्रू दैट एंड रीड फटाफट, 5 मिनट लगेगा, पढ़ लेना, ठीक है? चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। बाय मैम।